Hello student, today we will be start the new topic in our chapter microorganism, friends and foe. Before that I let you know that we have done the topic and grouping and classification of the microorganism like bacteria, fungi, algae, protozoa and viruses. So till the page number 16 we have completed, so you have to read once from this. Okay, so we will start now the topic friendly and useful microorganism. So firstly I have taken the advantage of useful microorganism, like how microorganisms are our friends. So let's start. So very first we will be talking about the bacteria. The bacteria help in making curd. We all know जो curd होता है, we like very much it is, and when we mix some curd or bacteria in the milk, it makes the curd. And which bacteria helping in the to making curd? That is the lactobacillus. Example of bacteria which is helping us for making curd, that is lactobacillus. This lactobacillus multiply in the milk, and after some hours the milk convert into the thicker substance that is known as curd. So it is, I hope you understand this. Now we will be talking about the yeast help in making dough, very important. So in earlier lecture we have talked कि yeast जो होता है वो क्या होता है, that is a unicellular fungus. Now how does it help in making dough? कि जब भी हम dough लगाते हैं, जैसे हमको bread बनानी है, bread का जो dough होता है, in this that we are mixing the ingredient, like we are mixing in that sugar and some yeast powder. It is available in market in a form of yeast powder. तो ये सब हम ingredient, water और flour जब mix up करते हैं, then this yeast takes sugar as a nutrition, meaning ये consume करती है sugar and it start to multiply there. So now it produce carbon dioxide. We will talking about this process, in which process it produce carbon dioxide and it makes dough to rise. Actually क्या होता है, जब ये कंज्यूम करती है शुगर तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एयर बबल्स में वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाती है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइटर होने की वजह से, बीइंग लाइटर और बीइंग अ गैस, इट स्टार्ट टू राइज, तो डव भी इसके साथ क्या हो जाता है, राइज अप हो जाता है. तो इस कंडीशन में ये इसको इस तरह से हेल्प आउट करती है. और व्हेन वी आर बेकिंग दिस ब्रेड, जब हम इसको बेक करते हैं तो ये ब्रेड क्या होता है, ये एयर बबल्स वहाँ पर बस्ट आउट हो जाते हैं एंड इट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होती है तो इट मेक्स द ब्रेड पोरस और स्पंजी. आप देखते हो ब्रेड्स में जो होल्स होते हैं वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द यीस्ट एंड दे आर ट्रैप्ड इन द एयर बबल. जैसे ही हम उसको बेक करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होगी एंड इट लीविंग द स्पेस देयर एज अ पोरस कंडीशन. तो ये प्रोसीजर था. इस तरह यीस्ट हमको किस में हेल्प करती है, डब बनाने में. आपने कई बार देखा होगा जो वाइट फ्लोर होता है उसमें जब भी हम यीस्ट पाउडर थोड़ा सा शुगर मिक्सअप करके जब हम उस डब को लगाते हैं और आफ्टर सम आवर्स हम देखते हैं कि वो डब क्या हो जाता है, राइज हो जाता है. तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो एंड यू कैन ऑब्जर्व एट योर प्लेस ऑल्सो. जब भी आपके घर में वाइट फ्लोर का आटा या डब लगाया जाए तो you can mix sugar and yeast powder, then it will be rise up after some hour. Now we will be talking about the yeast help in brewing alcohol. Very important use of this. आपको पता है राइस से, ग्रेप से, इन सब से, सीरियल्स जो होते हैं इनसे इनका यूज़ होता है अल्कोहल फॉर्मेशन में. तो ये जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसके थ्रू होता है, यीस्ट सेल के साथ में होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यीस्ट क्या होता है, एक यूनिसेलुलर फंगस होता है और ये एनारोबिकली भी रेस्पायर कर सकता है, मतलब रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हमको ध्यान है. लेकिन यीस्ट की जो सेल है ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करती है एनारोबिकली, ठीक है ना. तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, जब ये ग्लूकोज के साथ में इसको मिक्सअप किया जाता है तो इसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और दिस कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द अल्कोहल एंड along with this carbon dioxide is also produced. So this process is known as fermentation.
ये जो प्रोसेस है इस किस प्रोसेस के फॉर्म में आएगा? फर्मेंटेशन। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ यीस्ट सेल for production of alcohol is known as fermentation in absence of oxygen. So definition is given in your word bank. जब आपको वर्ड बैंक मिले तो वहाँ 15 वर्ड बैंक्स मैंने डाले हुए हैं, तो यू हैव टू राइट इन कॉपी, यू हैव टू स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम देयर. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दी एल्गी एंड फंगस एज अ फूड. तो एल्गी क्या करते हैं? एल्गी और फंगी जो है ये भी आपके क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये एज अ फूड भी यूज़ में आते हैं. जैसे कि आपके बुक में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मशरूम है, और ये मशरूम को आप देखते हैं ये एक तरह का मैक्रोस्कोपिक फंगस है. मशरूम जो है हम क्योंकि नेक्ड आई से आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वी हैव टू सी विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोस्कोप. और वायरस तो उनसे भी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसके लिए हमको स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. तो यहाँ पर जो मैक्रोस्कोपिक फंगस अगर हमसे कोई पूछता है तो वो क्या होता है? मशरूम, जिसको हम ईडेबल में यूज़ में लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह की टॉपिंग में इसको काम में लिया जाता है. इसके अलावा इनसे कोई वाइट सॉस चाइनीज़ डिशेस वगैरह में डालने के लिए बनाया जाता है. इसके बाद हम बात करें तो ये सी वुड भी एक तरह का एल्गी है. स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ये भी एक तरह का क्या है? एल्गीज हैं. तो ये सब ईडेबल है. ये सी वीड जो है मेनली आपको कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको सी और ओशियन में. तो वहाँ से ये क्या है? रिच सोर्स ऑफ आयोडीन होते हैं. जो भी सी फूड होते हैं आयोडीन का कंटेंट उनमें बहुत ज़्यादा होता है. इसके अलावा स्पाइरुलिना है, क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर एल्गी है. तो इनसे हमको क्या मिलता है? हमको विटामिन B12 मिलता है. प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है. जितना कि प्रोटीन हमको फिश से, मीट से, एग से नहीं मिलता, उससे ज़्यादा हमको स्पाइरुलिना एल्गी से मिल जाता है. तो एक तरह से वेजिटेरियन लोगों के लिए जो एल्गीज हैं दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि इनमें ये जो फूड मैंने आपको बताया इनमें फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है दोनों का लेवल क्या होता है? बहुत लो होता है. प्रोटीन और विटामिन का जो लेवल होता है वो क्या होता है? हाई होता है. तो इसीलिए एल्गी और फंगी जो है एज ए फूड वाला टॉपिक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा. इसके बारे में बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. 78% इसका प्रेजेंस होता है सबसे हायर अमाउंट में. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स कैन नॉट यूज़ देम डायरेक्टली. प्लांट्स उसको किस तरह यूज़ नहीं ले सकते? डायरेक्टली नहीं यूज़ ले सकते. So we have to convert them in the form of नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, क्योंकि प्लांट जो है इस नाइट्रोजन को किस फॉर्म में यूज़ में लेते हैं? नाइट्राइट और नाइट्रेट्स. तो इसीलिए इसको प्लांट नाइट्रोजन को इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म से किस में कन्वर्ट करना होता है? प्लांट सॉल्यूबल फॉर्म में, या प्लांट उसको जिस फॉर्म में ले सके. तो ये कन्वर्जन, इसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन. कि जिस तरह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, टू कन्वर्ट देम इन अ प्लांट सॉल्युबल फॉर्म लाइक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. तो हाउ दिस कैन बी डन? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे. हाउ दिस कैन बी डन? दिस कैन बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इनटू द सॉइल. जैसे कि आपने नाम भी सुन रखा है आपके प्रीवियस क्लासेस में, राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होते हैं फैमिलीज़ के, पीनट्स हैं या दाल जो होती हैं उनके प्लांट्स के रूट्स में एक नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, एक गांठ का फॉर्मेशन होता है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. और दिस राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू दी नाइट्राइट और नाइट्रेट्स. तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया. यहाँ पर जो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन करेंगे, दैट इज राइजोबियम. व्हाट इज दैट? दैट इज राइजोबियम. इसके अलावा अब यहाँ पर आप खुद सोच के देखो, जहाँ पर ये प्लांट्स होंगे वहाँ पर सॉइल में अपने आप ही जो नाइट्रोजन का मिनरल है वो सॉइल को मिल जाएगा, क्योंकि सॉइल के जो मेनली 3 इंपॉर्टेंट मिनरल है वो NPK हैं, है ना. तो नाइट्रोजन यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो नाइट्रोजन किसको इनहेंस करने में हेल्प करेगा? इन सॉइल फर्टिलिटी. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. और इसके अंदर एक टॉपिक और आता है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल. तो वी विल बी स्टडी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. तो उसको लास्ट में अलग सेपरेट पार्ट से इसका हम साइकिल को अंडरस्टूड करेंगे. राइट नाउ फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ टॉपिक वी हैव टू लर्न और रीड लाइक दिस, है ना. नेक्स्ट आपका आता है कि
they are helping in environment. How they are helping in environment? First यहाँ पे 2 points cover कर रहे हैं हम आपकी बुक से. Nature's scavengers कह सकते हैं. How? Because already we have talked कि अगर जितना भी कोई ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, अगर इनका डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है. वी हैव टॉक द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. आप खुद सपोज करो कि अगर इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो तो अर्थ पे बहुत सारा गार्बेज का हीप लग जाएगा, बहुत ज़्यादा कचरे का ढेर पड़ जाएगा. तो इस कंडीशन में द मोस्टली फंगस एंड बैक्टीरिया हेल्प टू डिकम्पोज द death and decay body of the plant and animal. So this way they decompose them and they could be known as nature scavenger. क्योंकि environment के clean up में इन्होंने help किया. Mostly कौन से organism? Fungus and bacteria. So they will be helping in this nature. Now how they are nature's recyclers? Because recycler का क्या मतलब है? Environment से जो भी mineral या gases ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या अर्थ से बॉडी में गई, वापस उस बॉडी से कहाँ आ गई? अर्थ में आ गई. तो एक तरह से साइक्लिंग हो गई इनकी. तो इसीलिए जब ये डिकम्पोज करते हैं बॉडी को तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कैन बी यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो दैट्स व्हाई वी कैन से देम नेचर्स रिसाइक्लर्स. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड नेचर्स स्कैवेंजर्स और नेचर्स रिसाइक्लर्स. तो ये आपके पॉइंट्स हो गए यहाँ पर. सो वी हैव डन टिल हियर. आपको जब यहाँ से चैप्टर आप स्टार्ट करोगे देन आपको यहाँ से यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर और यू हैव टू अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी एंड फंगी फ्रॉम हियर. देन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हियर ऑल्सो नेम ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑल. आफ्टरवर्ड द नेक्स्ट part we will study about that is use of microorganism in the मेडिसिन. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़. यहाँ से हम इसको देखते हैं कि मेडिसिन में इसका क्या रोल है. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कौन सा रोल स्टडी अप कर रहे हैं कि हाउ दे आर आवर फ्रेंड्स, है ना. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेडिसिन. तो वेरी फर्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन. तो इंसुलिन क्या होगा? आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव, कि हमारे घर में आसपास आपने सुना होगा कई ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो रखा होता है या डायबिटीज़ मेलिटस हो रखा होता है. तो व्हाट इज़ दिस डिजीज़? कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन. दिस इंसुलिन कन्वर्ट द शुगर, एक्स्ट्रा शुगर इनटू द ग्लाइकोजन और हेल्प इनटू द शुगर टू डिराइव एनर्जी. तो दिस कंडीशन में ऐसे पेशेंट में क्या होता है? देयर इज़ अ लैक ऑफ इंसुलिन. उनके यहाँ इंसुलिन का उनके बॉडी में कम सीक्रेशन होता है. तो दे हैव टू टेक इंसुलिन ऑन डेली बेसिस, प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर. जितना उनको डॉक्टर बताते हैं उस डोजेज में लेना होता है. तो फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हु हेल्प अस? बैक्टीरिया. सम बैक्टीरियाज आर देयर विच हेल्प अस टू प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. So is that clear to you? Now come to the production of antibiotics. Before that we have to understand what do you mean by the antibiotics. So antibiotics are the substance which is released by one microorganism and which inhibit the growth of other microorganism. अभी आपको ये definition समझ में आ जाएगी what I am talking about. कि antibiotics क्या होते हैं? आपने कई बार आपको कफ होता है, कोल्ड होता है, तो आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं. तो ये एंटीबायोटिक्स है क्या? अब आपको पता है कफ और कोल्ड हुआ है तो इसके पीछे कोई पैथोजन है, अभी हम बात करेंगे उसकी. तो वहाँ जब ये एंटीबायोटिक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स होती है कि आप यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलीज ऐसा सब्सटेंस है जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है. तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्च आउट किया था, डिस्कवर किया था. और वेरी फर्स्ट जो एंटीबायोटिक था वो क्या था? पेनिसिलिन. क्या था? पेनिसिलिन. और इनको क्या पता चला था जब ये कुछ बैक्टीरिया पे रिसर्च आउट कर रहे थे? ये हमें फंगस से मिलता है. एक तरह का फंगस ही है ये. तो बैक्टीरिया पे जब कोई रिसर्च कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके जो कल्चर प्लेट थी वहाँ पर इसका कंटामिनेशन हो गया और इस कंटामिनेशन की वजह से जो वो बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस, उसका ग्रोथ इनहिबिट हो गया.
जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया तभी से एंटीबायोटिक्स का जो कंसेप्ट है वो आया, और आज मार्केट में हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम आपकी बुक में गिवन है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना। तो वेरी फर्स्ट इसको डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके अलावा कुछ नेम्स और हैं आपकी बुक में, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना, है ना। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और भी हैं, तो आप उसको आप एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन कर लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो दिस इज अबाउट द एंटीबायोटिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। इस वर्ड से तो आप बिल्कुल यूज टू हो गए हैं। आज के टाइम में जब कोरोना जैसा पेंडेमिक हमारे ऑल अराउंड है, तो इस कंडीशन में बार बार यही बात आ रही है कि अगर वैक्सीन इसका आ जाता है तो वैक्सीन आने के बाद में वापस से हमारी जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल लाइफ पर आ जाएगी। तो अब वैक्सीन क्या होता है, पहले ये हम समझते हैं कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन इज़ अ सस्पेंशन, है ना, एक ऐसा सस्पेंशन होता है विच इज़ मेड बाय द किल्ड और वीकेंड माइक्रोब्स टू स्टिमुलेट द एंटीबॉडीज। मतलब है क्या वैक्सीन? दिस इज द सस्पेंशन ऑफ द वीकेंड और किल्ड माइक्रोब्स which stimulate the formation of antibodies. Now what is, अब इस antibodies को हमें समझने के लिए इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि now what is this antibodies. आपने हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में भी सुन रखा है आजकल, बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। व्हाट इज़ दिस इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी? तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएगा एंटीबॉडीज़ का कि दीज are the substance which prevent the disease or microbes in the body. अब देखो क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी पे किसी भी पैथोजन का या जर्म्स का अटैक होता है तो आवर बॉडी रिलीज सम सब्सटेंस। दी सब्सटेंस, क्योंकि बॉडी अपने आप से फाइट करती है वेरी फर्स्ट इनको, तो रिलीज सम सब्सटेंस, दी सब्सटेंस known as antibodies which prevent the multiplication and reproduction of the माइक्रोब्स। तो क्या होता है, जैसे ही कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी उस माइक्रोब के लिए क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या करती है? दे विल बी किल और प्रिवेंट द माइक्रोब्स। तो डेफिनेटली उस डिजीज से हम क्या हो जाते हैं? एस्केप हो जाते हैं, हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज आवर ओन इम्यून सिस्टम। अब इसी इम्यून सिस्टम की जो कंसेप्ट है या मैथडोलॉजी है उसको वैक्सीनेशन में यूज़ में लिया गया। आपको भी आप सुनते रहते हो घर में आसपास जो छोटा कोई बच्चा होता है तो उसको वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो डिफरेंट डिजीज़ के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, और इन अपकमिंग फ्यूचर्स हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस के लिए भी हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी। तो आपने इसका मेथड समझ लिया कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है तो हमारी बॉडी क्या रिलीज़ करती है? एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है? फाइट अप करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दिस इज अंडरस्टूड। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाया गया वैक्सीन में कि वैक्सीन जब बनाया जाता है इसका सस्पेंशन, तो इसमें जो पर्टिकुलर डिजीज़ है, जैसे या तो पोलियो है या ट्यूबरक्लोसिस है, उसका पैथोजन या उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या जर्म्स के ही का ही सस्पेंशन होता है। अब या तो वो किल्ड फॉर्म में भी हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है? किल्ड फॉर्म में, या फिर वो हो सकता है वीकेंड फॉर्म में। वीकेंड मतलब कमज़ोर मतलब कि वो उसमें इंटेंसिटी डिजीज़ करने की नहीं होती, वो वायरुलेंट नहीं होगा, वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, वो एक वीक फॉर्म में डाल दिया जाता है बॉडी में। अब जैसे ही बॉडी में ये गया पैथोजन या इनको एंटीजेंस भी कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी उसके लिए क्या बनाना शुरू कर देती है? एंटीबॉडीज़। तो जब अब पैथोजन किल फॉर्म में गया है, वीक फॉर्म में गया है, तो बॉडी ने क्या बना के रख ली? एंटीबॉडीज़। नाउ दिस एंटीबॉडीज़ में मेमोरी सेल्स होती है जो पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। तो अभी किल फॉर्म में जब डाला गया तो हमारी बॉडी में डिजीज़ तो नहीं होगी, लेकिन उसके बिहाफ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? एंटीबॉडीज़। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर माइक्रोब या जर्म्स को रिकॉग्नाइज कर लेगी। अब जब नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी में रियलिटी में पैथोजन आता है, उस पर्टिकुलर डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म आता है, तो ऑलरेडी हमारे पास में सोल्जर रेडी है इन अ फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी।
जो उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि अरे ये तो पहले भी आया था, तो अब बनाने का टाइम तो सेव हो गया, और उसको किल कर देते हैं और वहीं पे हम उस डिजीज़ से एस्केप हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा अभी हमने क्या देखा, वैक्सीन क्या होता है, फिर एंटीबॉडीज़ क्या होती है, किस तरह से हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन को इनगल्फ किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा वैक्सीन हो गया। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलेंगे जब हमारी बॉडी में ये, और इम्यूनाइजेशन का भी प्रोसेस बोलते हैं जब हमारी बॉडी में ये एंटर आउट किया जाता है। तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अभी बार बार में आप वैक्सीन्स इतना सुन रहे हैं, तो वो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, एंटर करवाया जाता है ना, इंटेंशनली, और फिर उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है, और वो एंटीबॉडीज़ अपकमिंग में जब रियलिटी में पैथोजन आएगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको किल ऑफ कर देगी। तो इसके लिए आपकी बुक में जो है आपको ये पूरा पोर्शन यहाँ से स्टडी आउट करना है, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन के बारे में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन आउट कर दिया है। इसके बाद जो वैक्सीन्स हैं, तो यहाँ पर जैसे एक आपकी वैक्सीन्स है टीबी के लिए, BCG की वैक्सीन है, तो इसको किल्ड फॉर्म में डाला जाता है। और जो वायरस का एक पोलियो का वैक्सीन आता था, आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, तो वो आपको वीकेंड फॉर्म में डाला जाता है। तो वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कैसे किया जा सकता है, एंटर कैसे करवाया जा सकता है, इंजेक्ट भी किया जा सकता है, और उसको हमारी बॉडी में ओरली भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से वैक्सीन का टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद यहाँ आपके बुक में एक और टॉपिक है, इसी में आपको अंडरलाइन करना है कि वेरी फर्स्ट जो वैक्सीन है वो स्मॉल पॉक्स की डेवलप हुई थी, एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये स्मॉल पॉक्स है या फिर आपका पोलियो है, ये कम्प्लीटली इरेडिकेटेड हो गया है वर्ल्ड से। बहुत बड़ा इसका मिशन चला था थोड़े सालों पहले। अब इसी सेम वे में जो कोरोना है उसकी भी वैक्सीन आ जाएगी, तो ये भी इरेडिकेट हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में तो आइए आप देख लेना। इसके बाद इसमें आपका एक टॉपिक है प्रिकॉशन विथ एंटीबायोटिक्स। ये जो हमने स्टडी आउट किया था प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो किस तरह से एंटीबायोटिक्स को लेने के लिए प्रिकॉशन क्या होने चाहिए। तो आई होप सो दैट यू आर क्वाइट मेच्योर। तो मैंने बोला है कि ये आप खुद से इसको रीड करें, इसके 4 पॉइंट्स है, उसके बेस पे एक क्वेश्चन भी है, तो वहाँ से आप इसको देख लेंगे। इसके बाद में एक इसका टॉपिक आ रहा है यूज़फुल बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी। तो यूज़फुल बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी में आप देख सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हैं मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, ये गट में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, गट में, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और ये बैक्टीरिया वहाँ पर विटामिन रिलीज़ करते हैं, कोई दूसरा बैक्टीरिया पैथोजन आ गया उससे फाइट ऑफ भी करते हैं, और डाइजेशन को एड भी करते हैं। डाइजेशन को एड करने का मतलब है कि डाइजेशन को प्रॉपरली करवाने में हेल्प आउट भी करते हैं। तो उसका भी एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो ये भी आपकी बुक में है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें कि विच बैक्टीरिया इज हेल्पिंग इन टू एड द डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी और गट, तो दैट वुड बी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, है ना। तो ये आप अंडरलाइन कर लें। इसके अलावा अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं इस टॉपिक से, वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। यू हैव टू राइट इन योर कॉपी अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर डे लेक्चर। जैसे आपने ये वीडियो देखा, इसमें से टॉपिक आपको जो स्टडी करवाया गया है, तो ये टॉपिक आप पूरा देखोगे और उसके बाद में आप उसको रीड करोगे फ्रॉम द बुक। मेजर पार्ट यू विल बी अंडरलाइन, देन द गिवन क्वेश्चन you will be doing in your copy, or you have to do in your copy, and don't forget the copy will be analyzed, है ना, this will be checked. Now the question this could be earlier जो हमने डिस्कस कर लिया था, what are माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है what is fermentation and which microorganism has an active role in fermentation. So you have to write the definition of the fermentation, plus you have to write the name of microorganism. So I hope so you understand by this topic. Microorganism का आपको नेम पता है, इसकी definition भी आपको वर्ड बैंक में you will get that, और मैंने आपको explain भी कर दी है. Instead of this, the other question it is taking away, that is how is curd formed. So you can do this question. It is given in your book, the particular paragraph, the curd formation. You can write the answer from there. How is curd formation takes place. तो ये आपका है कि बैक्टीरिया से लेके पैराग्राफ आप इसमें कर सकते हो. You can do this, there is no problem. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका कवर अप हो रहा है, दैट इज
हाउ डू वैक्सीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। तो वेरियस डिजीज़ के लिए इसका एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से आप देख लें पेज नंबर 20 पे आप चले जाएंगे। तो ये ह्यूमन बॉडी इज़ वंडरफुल मैकेनिज्म से लेके आप इसको, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनेगा बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, तो ये आप अंडरस्टैंड करके इसके सेंटेंस ही बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट यहाँ पे किल देम तक कंप्लीट पैराग्राफ इट विल बी कम फॉर द आंसर, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ कवरिंग दैट इज़ okay, 2 question is okay. Last question I am leaving on you. Why should be cautious in taking antibiotics? Mention the precaution that need to be taken while taking antibiotics. इसके अलावा मैं आपको मिड ऑफ द पैराग्राफ से भी क्वेश्चंस दूंगी। तो अभी जो मैं ओरली बोल रही हूँ, तो आप ये क्वेश्चन जो बुक में आ रहा है या फिर ओरली में बता रही हूँ, वो आप इसको करते जाएं। और करने के बाद में लास्ट में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने ओरली बोले हैं, वेदर वो बुक के हैं या पैराग्राफ से बन रहे हैं, वो क्वेश्चंस का मैं आपको एक सेट बना के दे दूंगी। तो यू विल बी राइट इन योर कॉपी, देयर विल बी नो कन्फ्यूज़न कि ये क्वेश्चन दिया है नहीं दिया है, तो इट विल बी डन बाय यू। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।